बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस की जान है। अगर आप केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस को समझना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होना लाजमी है, इसकी बेसिक्स का पता होना लाजमी है। कॉन्सेप्ट का नाम है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट की बेसिक्स आती हैं, अच्छे से आती हैं, तो आप इजीली क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। 3 हिस्सों में हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हम मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल क्या होता है, उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया अर्ली डेज़ में, कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं मोल से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो मैं अपनी तरफ से आपको सॉल्व करवाऊँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम मोल की मॉडर्न डेफिनेशन भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम फार्मूले देखेंगे कौन कौन से एवोगैड्रोस नंबर में यूज़ होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और एंड वाली वीडियो में इन दोनों से रिलेटेड, मोल और एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो बेसिक्स हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो बहुत एडवांस्ड लेवल पे भी ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको बेसिक्स को सीखना लाजमी है। अगर आप बेसिक्स को सीख जाओगे तो फिर जो एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन है वो भी आप इजीली उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मोल क्या चीज़ है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते थे ओल्ड डेज़ के अंदर मोल को, और इसके लिए फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर हमने वज़न को मेजर करना हो तो किलोग्राम या ग्राम्स के अंदर मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करना हो तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह के यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर जब हम सब्सटेंसेस, एटम, मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट, कंपाउंड्स के मासेस को मेजर करने की बात करते हैं तो हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, उस यूनिट का नाम मोल है। इसका मतलब मोल क्या है? मोल एक मेजरिंग यूनिट है। केमिस्ट्री के अंदर मोल क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है जिसकी मदद से हम सब्सटेंसेस के मासेस को मेजर करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसा कि हमें पता है कि जो इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मासेस हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। हम उनको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, यानी 1 AMU इतने कम ग्राम्स के इक्वल होता है। जिस तरह से कार्बन है, अब कार्बन का मास होता है 12 AMU। इसको अगर हम ग्राम में लेके जाएं तो इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.661 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इतना कम मास है, इतना छोटा है ये, कि हमारे पास कोई भी ऐसा बैलेंस मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम इसको मेजर कर सकें। अब केमिस्ट्री में जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उन्हें मासेस रिक्वायर्ड होते हैं, रिएक्टेंट के मासेस भी रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोडक्ट के मासेस भी रिक्वायर्ड होते हैं। इन यूनिट्स में AMU के अंदर या इतनी स्मॉल वैल्यूज़ को मेजर करना पॉसिबल नहीं था। तो साइंटिस्ट ने उस वक्त, जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, चाहे वो फिज़िक्स से रिलेटेड थे या केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर एक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया। उस यूनिट को मोल कहा गया। और क्यों इस यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया? ताकि हम इन सब्सटेंसेस के मासेस को वहाँ तक ले आएँ जहाँ पर इसे आसानी से मेजर किया जा सके। तो फिर इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया? एटम के लिए मोल को अलग से डिफ़ाइन किया गया, मॉलिक्यूल के लिए अलग से डिफ़ाइन किया गया, आयन के लिए अलग से, फार्मूला यूनिट के लिए अलग से। फिर इनको कंबाइन करके इकट्ठा इसकी डेफिनेशन बनाई गई और इसके लिए फार्मूला भी दिया गया जिसकी मदद से हम मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम भी वैसे ही देखते हैं कि एटम के लिए इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया। जब एटम के लिए इसे डिफ़ाइन करते हैं तो हम इसे कहते हैं ग्राम एटम।
इंडिविजुअली इसे क्या कहा जाता है, ग्राम एटम, या इसको मोल भी कह देते हैं। ठीक है, ग्राम एटम का मतलब मोल ही होता है। ग्राम एटम का मतलब है कि हम मोल को एटम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट भी लिख सकते हैं इसके बाद। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर हम किसी भी एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। ये इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। फॉर एग्जांपल कार्बन को ही देख लेते हैं। कार्बन का जो मास है वो 12 AMU है, लेकिन इसको इन यूनिट्स में मेजर नहीं किया जा सकता, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम AMU की जगह पे यूनिट इसका बड़ा कर दें, इसको ग्राम में ले जाएं। AMU हम ना यूज़ करते हुए क्या यूज़ कर ले, 12 ग्राम। जब हम इसे 12 ग्राम कहेंगे तो ये 12 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 12 अंडे हैं तो वो 1 दर्जन के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है वो 12 ही होंगे तो 1 दर्जन होगा। तो इसका मतलब भी यही है कि कार्बन का मास अगर 12 ग्राम होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। अगर ये मास बढ़ जाएगा तो मोल भी बढ़ जाएंगे, मास कम हो जाएगा तो मोल भी कम हो जाएंगे। जिस तरह 24 अंडे हो जाएंगे तो 2 दर्जन, ठीक है, 36 हो जाएंगे तो 3 दर्जन, 6 अंडे हो जाएंगे तो हाफ दर्जन हो जाएगा, हाफ डजन हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक है कि जो एटॉमिक मास, जितना भी किसी एटम का एटॉमिक मास है उसी को ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल होगा। कम होगा तो मोल कम हो जाएंगे, ये मास ज़्यादा होगा तो मोल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से ऑक्सीजन, एक्चुअल मास एक एटम का कितना होता है, एक एटम का 16 AMU, लेकिन हम 16 AMU ना ले करके 16 ग्राम ले लें तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 मोल हो जाएगा। इस तरह कोई भी एटम ले लो, सोडियम ले लो, 23 AMU ना ले करके ग्राम ले लें तो हम कहेंगे ये सोडियम का 1 मोल है। इसी तरह से जब हम इसी को मोल को हम मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल, या इसको हम मोल कह देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल या मोल कह देते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको हमने ग्राम में ज़ाहिर करना है, AMU में ना ज़ाहिर करके उसको हमने ग्राम में ज़ाहिर करना है तो वो ग्राम मॉलिक्यूल या मोल बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर 18 AMU मास होता है, लेकिन हम AMU ना ले करके ग्राम लेंगे तो ये 1 मोल हो जाएगा वाटर का। इसी तरह से कोई और मॉलिक्यूल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4, इसका मासेस इनको आपको ऐड करने आने चाहिए। एक तो आप इंडिविजुअल एटम्स के मासेस को याद कर लो, कम से कम पहले 30 जो एटम है पीरियोडिक टेबल में उनके नाम भी आपको आने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मासेस भी आपको आने चाहिए। तो इन सब के मासेस को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनता है 98। तो 98 ग्राम अगर हम लेंगे तो हम कहेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है। अगर आपको ये मास नहीं बनाना आता कि इनके मासेस को ऐड करके कैसे ये मास बनाया जाता है, तो इसके लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि इस मास को कैसे इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करते हैं। 3rd नंबर पे जब इसी को हम आयन के लिए डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम आयन, या इसको क्या कह देते हैं, मोल तो कलेक्टिव नेम है, ग्राम आयन के लिए स्पेसिफिक है। डिफाइन कैसे करेंगे, आयनिक मास ऑफ एन आयन, किसी भी आयन का आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर उसे हम ग्राम में ज़ाहिर कर दें, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, उसके मास को जब हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो मोल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल OH नेगेटिव
ये बनता है 16 + 1 17 ग्राम। अगर ले लेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन का 1 मोल हो जाएगा। इस तरह से अगर हम क्लोराइड नेगेटिव आयन ले लें तो 35.5, इसको ग्राम ले लो तो ये 1 मोल हो जाएगा क्लोराइड आयन का। याद रखना है कि इन चार्जेस का मास के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लूज़ या गेन से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे ही हम काउंट नहीं करते। तो चार्ज को देख के परेशान नहीं होना, इसका मास के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 117 हो जाएगा, क्लोरीन का 35 पॉइंट होता है तो वो 35.5 ही रहेगा। और लास्ट में जब हम आयनिक सब्सटेंसेस के लिए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम इसे कहते हैं ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला। आयनिक सब्सटेंसेस के लिए यूजली हम मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। उसकी रीज़न भी है कि क्यों मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl है, हम इसे NaCl का मॉलिक्यूल नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये NaCl का फार्मूला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें आयन्स आपस में स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट में अटैच नहीं होते। मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इस बात का। जब हम वाटर की बात करते हैं H2O, तो ये स्पेसिफिक है कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वाटर के अंदर, और रेशियो यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आइटम की स्टोइचोमेट्री फिक्स होती है कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन तो वाटर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फ़र 4 इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयन्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है। सपोज यहाँ पे Na पॉजिटिव पड़ा हुआ है, इसने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जिधर से भी आ जाए। जब क्लोराइड इसके इर्द गिर्द आएंगे तो ये मैक्सिमम 6 क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मैक्सिमम 6 क्लोराइड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई पता नहीं होता कि एक पॉजिटिव के साथ कितने नेगेटिव अटैच हैं। चूँकि स्टोइचोमेट्री फिक्स नहीं होती, आयन्स के दरमियान अट्रैक्शन है, तो इसीलिए इसके लिए फिर हम मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं नॉन डायरेक्शनल हैं, यानी किधर से भी नेगेटिव आयन आएगा ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कोई स्टोइचोमेट्री नहीं है इसके अंदर, तो फार्मूला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको हम ग्राम फार्मूला कह देते हैं। तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फार्मूला मास, क्या कहेंगे इसे, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसे हम ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो वो कहलाएगा ग्राम फार्मूला, या उसको हम मोल कह देंगे। NaCl को ही ले लो, NaCl का मास कितना होता है 58.5, इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो ये 1 मोल बन जाएगा। ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो ये 1 मोल। NaCl सोडियम का 23 होता है प्लस क्लोरीन का 35.5, ऐड करो 58.5 बन जाएगा। ग्राम में ज़ाहिर कर दो तो हम कहेंगे ये NaCl का 1 मोल है। तो इस तरीके से ओल्ड डेज़ में या अर्ली डेज़ में मोल को डिफ़ाइन किया गया, अलग अलग एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, आयन के लिए और आयनिक कंपाउंड्स के लिए। इनको कंबाइन करके इकट्ठी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। सबको कंबाइन कर दो, कंबाइन क्या करेंगे, एटॉमिक मास एटम के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए क्या था, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। आयन के लिए क्या था, आयनिक मास, आयनिक मास। और आयनिक सब्सटेंसेस के लिए क्या था, फार्मूला मास। सबको कंबाइन कर दो, फार्मूला मास, और साथ लिख दो ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस में अब ये सारे आ जाते हैं, एटम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी आ जाता है, आयन भी आ जाता है, आयनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर इसको हम ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये 1 मोल कहलाता है। ओल्ड डेज़ में इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया गया। एक और बात इसमें याद रखनी है
कि ये जो 1 मोल का मास होता है इसे ही हम मोलर मास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना है 16 ग्राम, तो इसी को क्या कहा जाता है ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास। इस तरह से वाटर का 1 मोल का मास 18 ग्राम है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम है, तो इसी मास को हम क्या कहते हैं मोलर मास, क्योंकि ये मोलर मास का लफ्ज़ भी बार बार इस्तेमाल होता है, तो 1 मोल के मास को ही मोलर मास कहा जाता है, ये भी आपने जहन में रखना है। अगर हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या एग्ज़ामिनेशन में वो हमें सिर्फ 1 मोल के बारे में ही पूछेगा कि इस चीज़ का 1 मोल है, इसको सॉल्व करके बताओ, ऐसा नहीं है, वो कितने भी मोल के बारे में पूछ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑक्सीजन का आपको मास दे देता है 0.5 ग्राम, कहता है इसमें मोल बताओ कितने होंगे। इस तरह से अगर आपको वो वाटर है उसका मास दे देता है 2 ग्राम, बताओ कितने मोल होंगे। तो जो मास आपको दिया गया है उससे आप कैसे मोल बना सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि उतने मास में कितने मोल्स होंगे। तो उसके लिए फार्मूला भी है मोल्स को फाइंड करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस के अगर मोल्स फाइंड करने हैं तो मास गिवन जो आपको मास उसने दे रखा है ओवर मोलर मास, उसी सब्सटेंस का मोलर मास उससे डिवाइड कर दो। मोलर मास का मैंने आपको बता दिया क्या है, 1 मोल के मास को ही मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यही एक फार्मूला आपने अच्छे से जहन में रखना है, इसी को हम इंटर कन्वर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मास दिया गया है, मोल्स पूछे हैं, तो मास ओवर मोलर मास मोल्स आ जाएंगे। अगर ये दोनों दिए हुए हैं, मोल्स दिए हुए हैं, मोलर मास दिया हुआ है, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, मास भी हम मालूम कर सकते हैं। अगर ये दोनों दिए हुए हैं मोल्स और मास, तो इससे मोलर मास भी यानी इंटर कन्वर्ट हम कर सकते हैं। अब इसको देख के ये नहीं समझना कि सिर्फ मोल ही इस फार्मूला से फाइंड किए जा सकते हैं, ये तीनों चीज़ें फाइंड की जा सकती हैं मैथमेटिकली, ये दोनों हिस्से इक्वल हैं। अगर मास दिया गया है तो हम मोल्स बना सकते हैं, अगर मोल्स दिए गए हैं तो हम मास बना सकते हैं, अगर मोल्स और मास दोनों दिए गए हैं तो हम मोलर मास भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बात है तो आप इसी फार्मूले को कन्वर्ट करके एक और फार्मूला याद कर लो। अगर मास हमने मालूम करना हो और मोल्स दिए गए हों, मास मालूम करना हो मोल्स, तो इसको उठा के इधर ले जाओ, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। बस ये 2 फार्मूलाज एनफ है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही फार्मूला है, उसी को इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, ज़्यादा फार्मूलों को रटने की ज़रूरत नहीं। वो फार्मूला वही है, सिर्फ उसी को हमने रीअरेंज करके लिखा है यहाँ पे। तो इन 2 फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए तकरीबन आपके जो क्वेश्चन है आपकी बुक में वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपके जहन में थोड़ी सी चीज़ें फिट हो जाएं कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक के साथ 2 एग्जांपल्स भी हैं, वो एग्जांपल आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे, आसान सी हैं, वो मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि मास आपने हमेशा ग्राम में लेना है। अगर किलोग्राम में या मिलीग्राम में या किसी और यूनिट में मास दिया हुआ है तो आपने उसको ग्राम में लेके आना है जब भी हम उसे मोल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहली एग्जांपल, पहला क्वेश्चन, फाइंड मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। वो कहता है कि 6 ग्राम कार्बन में बताओ कितने मोल्स होंगे। तो फार्मूला सामने लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मास कितना है 6 ग्राम, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल यूनिट होते हैं, ठीक है। तो ये साथ लिख दिए मैंने, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे 0.5 मोल्स। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछ लेता है फाइंड मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड मोल्स इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर का उसने कह दिया तो लिख दो, इसमें क्या मुश्किल है, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ
वाटर इज़ इक्वल टू, कितना मास दिया हुआ है 4.5 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसल, बाकी को आप सॉल्व कर लो, क्या बनता है सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर बनेगा 0.25 मोल्स। सॉल्व करके इसे मज़ीद देख लेना। इसी तरह से अगर आपसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, इसका उलट भी हो सकता है। देखो वो पूछ ले फाइंड मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, ऐसे पूछ ले। मास हमने मालूम, अब ये हमने मालूम करना है मोल्स उसने बता रखे हैं। मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है 0.5 मोल्स लिख लिए हमने कार्बन के। मास हमने मालूम करना है, मास ऑफ कार्बन, मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम पर मोल। जिसमें कुछ मुश्किल नहीं है, 12 ग्राम पर मोल को उस साइड पे ले जाओ तो आ जाएगा मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 0.5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 12 ग्राम पर मोल। ये मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, बाकी ग्राम यूनिट बच जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही आंसर आ जाएगा 6 ग्राम। अब उसके हमने उलट कर दिया, 6 ग्राम में हमने मोल्स बताए थे, अब उन्हीं मोल्स का हमने मास बता दिया, कितना आया 6 ग्राम। ठीक है, तो मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को मास में। इस तरह से जो वाटर के हमने मोल्स निकाले, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। हमें मोल्स मालूम है, हमने मास बताना है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 0.25 मोल्स ऑफ वाटर के इतने मोल्स हैं। मास हमने बताना है, मास ऑफ वाटर ओवर मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल, ये लिख लिया। अब इसको इस साइड पे ले आओ, 0.25 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम पर मोल, और किसके इक्वल है ये मास ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा 4.5 ग्राम। तो ये तो दो सिंपल से तरीके हो गए कि अगर आपको मास दिया गया है आप उससे मोल्स बना सकते हैं, और अगर आपको मोल्स दिए गए हैं तो आप उसको मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे थोड़े से और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि वो किस तरह से पूछता है। चलिए अब ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। वो कहता है फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमने मोल्स फाइंड करने हैं, किस में, इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का 1 मोल दे रखा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसे समझना है, पहली बात तो ये है। जब तक क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी आप उसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। 1 मोल ग्लूकोज का दिया है, उस 1 मोल के अंदर वो पूछता है कि अकेले ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। कितने मोल दे रखे हैं ग्लूकोज के 1 मोल। अब इस 1 मोल के अंदर देखो, ग्लूकोज के 1 मोल के अंदर यहाँ पे लिख लो ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ पे लिख लो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अगर हो, ये 1 मोल का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस 1 मोल में 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है और 6 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल के अंदर 6 मोल ऑक्सीजन हो गए। 1 मोल के अंदर 6 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 12 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 6 मोल कार्बन। लेकिन अगर आपको इसी तरह से पूछ ले, 1 मोल ना कहे, वो आपको कह दे 0.5 मोल में बताओ, 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज में बताओ कि कितने ऑक्सीजन के मोल होंगे। तो तरीका तो यही होगा, यहाँ पे आप लिखो कि 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल ऑक्सीजन होते हैं। 0.5 मोल ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन के मोल होंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इसको सॉल्व करो तो ये 3 मोल ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या मैं आपको बता रहा हूँ। एक और देखो, लास्ट में आपको बता रहा हूँ,
अगर यही वो आपसे कहते कि फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, लाजमी नहीं किसी का भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन का भी पूछ सकता है, कार्बन के भी, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, हम हाइड्रोजन कर लेते हैं। फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो देखो 1 मोल ग्लूकोज अगर हो तो उसमें 12 मोल हाइड्रोजन है, उसमें 12 मोल हाइड्रोजन है अगर 1 मोल क्या हो ग्लूकोज का, ठीक है। अगर 0.1 मोल ग्लूकोज हो, 0.1 मोल, तो कितने मोल हाइड्रोजन के होंगे? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 0.1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो किसके मोल आ जाएंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगर एक पूरे मॉलिक्यूल्स के मोल दिए हुए हैं, उसमें से सिर्फ हमने एक एटम के मोल बताने हैं, तो वो हम इस तरीके से बता सकते हैं, कंपेयर करके, कंपैरिजन करके। 1 मोल तो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये ग्लूकोज का फार्मूला, इसमें हमें नज़र आ रहा है 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है और 6 मोल ऑक्सीजन है। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इसके 0.5 मोल में बता दो या इसके 0.2 मोल में बता दो कितने कार्बन के मोल होंगे, तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट, वो आपको यहाँ पे ग्लूकोज का मास दे दे, वो कह दे देखो फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा। जो उसने ग्लूकोज का मास दिया है पहले इसके मोल्स बना लो, जो ग्लूकोज का मास दिया है इसके क्या फार्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे लिखो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास वो फार्मूले से आप बना लेना, C6H12O6, जब ऐड करोगे तो ये 180 ग्राम पर मोल बनेगा, ठीक है। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये बन गया 0.5 मोल। मोल आ गए। अब देखो वही सिचुएशन आ गई, 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, हमारे पास कितने आ गए? 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। यानी हमने 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज में बताना है कि ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे। तो कंपेयर कर लो, 1 मोल ग्लूकोज अगर हो, 1 मोल C6H12O6 हो, तो इसमें ऑक्सीजन जो है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो 6 मोल होता है। अगर 0.5 मोल ग्लूकोज हो तो कितना ऑक्सीजन होगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये 3 मोल बन जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि अगर इसका मास दिया हुआ है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है, तो पहले उस मॉलिक्यूल के मोल्स बना लो। मोल्स बनाने के बाद फिर हम आसानी से बता सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का 1 ग्राम है, उसमें हाइड्रोजन के मोल बताने हैं। अब देखो वाटर का 1 ग्राम है, तो पहले वाटर के आप मोल बनाओ, 1 ग्राम में कितने मोल बनेंगे? पहले लिखो मोल्स ऑफ वाटर। कितना है गिवन मास? 1 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करो, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाकी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जितने भी मोल्स बनते हैं। सपोज़ ये मोल्स बन गए, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। ये मोल्स बन गए 0.01 मोल बन गए। सपोज, एक्चुअल मुझे नहीं पता कितने बनते हैं, 0.01 मोल्स बन गए वाटर के। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, वाटर के मोल्स किसके हमने फाइंड करने हैं? हाइड्रोजन के। 1 मोल वाटर हो तो उसमें 2 मोल हाइड्रोजन, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है 2 मोल उसमें हाइड्रोजन होते हैं। अगर 0.01 मोल वाटर हो तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे वो किसी एटम के मोल पूछता है और पूरे मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है,
तो पहले उस मॉलिक्यूल के मास के मोल बनाओ, उस मॉलिक्यूल के जब मोल बन जाए तो फिर इस तरह से कंपेयर करके बताओ कि कितने मोल्स उसके अंदर उस एटम के होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, अपने से या बुक से देख के कहीं से भी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। अगर एक दफ़ा जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं एक दफ़ा आपको नहीं समझ आती, दूसरी दफ़ा देखो इनको, तीसरी दफ़ा देखो, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जहन में बैठ जाएंगी। कई बच्चों को फ़ौरन समझ आ जाती है देखने के बाद, कईयों को 2-3 दफ़ा देखने के बाद समझ आती है। तो आपने ये अपना जहन बनाना है कि हमने यहाँ से इसको समझ के आगे चलना है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, वो भी आपकी समझ में फिर नहीं आएंगी। उम्मीद है कि इससे आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।